जय हिंद। कैसे आप सब लोगों ने? बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुण। देखिए, आवेश के गुण अब तक जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले एक वीडियो जा चुकी है और एकदम सोने से चालू करें दोस्तों। उसमें आपको ये बताया गया आखिर आवेश होता क्या है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं और आवेश के गुण क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में जा चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का जो गुण है तीसरा, आवेश का क्वांटीकरण। दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? तो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है, कोई भी आवेश जो होता है वो अपने न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब आवेश हाफ में नहीं हो सकता, पाउंड में नहीं हो सकता, सवा में नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये होता है आवेश का जो है तीसरा गुण। क्या होता है दोस्तों? ये बताया गया कि जो प्रकृति में आवेश अपने न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। इसे ही एकदम शॉर्ट फॉर्म दोस्तों को लिखाया जा रहा है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है ना। प्रकृति में जो आवेश होता है वो अपने न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। इस चीज़ को ही, ठीक है ना, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और जो इसमें इस आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इस आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, जिसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जो बताना चाहते हैं, जो आवेश का तीसरा गुण बताया जा रहा है कि आवेश का क्वांटीकरण। तो जो भी आवेश होता है दोस्तों वो दशमलव में नहीं हो सकता दोस्तों, भिन्न में नहीं हो सकता। जैसे आवेश, अगर आवेश की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 2.5 ये आवेश नहीं पाया जा सकता। कितना फिर लिया जाएगा? आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, 0.5 छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी प्रकृति में जो आवेश पाया जाता है वो अपने पूर्ण गुणज के बारे, जैसे टेबल पर समझ लीजिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेईं 6, तो 2 तेईं 6 तो हो सकता है, पर 6.5 पौने 7, सवा 7 नहीं हो सकता। इसका फिर एक सूत्र बनाया गया, Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ पर Q क्या है? आवेश है। N क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। E क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। दोस्तों ये जो है, इसमें ये थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ ये जो फार्मूला निकल कर आया आवेश का, इससे दोस्तों सवाल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखा जाए तो फंसते हैं और है बहुत सरल ही है, बहुत कठिन नहीं होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है क्या? कूलाम का नियम। चलिए देखते हैं कूलाम का नियम। तो दोस्तों कूलाम का नियम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दोस्तों, अगर इस चैप्टर में देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये है कूलाम का नियम। जब भी आए दोस्तों आपसे कहा जाएगा कूलाम का नियम क्या है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। और दोस्तों ये कम से कम 3 नंबर का आएगा। जो भी आएगा ये 3 नंबर का डेरिवेशन आएगा दोस्तों। तो इस डेरिवेशन को बहुत आसान लहजे में करेंगे। देखिए कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बहुत सौ साल पहले ये बात बताई थी कि अगर 2 आवेश आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हो, चाहे दोस्तों प्लस आवेश हो, चाहे एक तरफ धन हो, चाहे एक तरफ माइनस हो, या दोनों तरफ माइनस हो या दोनों तरफ प्लस हो, वो मैटर नहीं करता। पर अगर कोई भी आवेश है, ठीक है ना, वो एक आवेश दूसरे आवेश से कुछ डिस्टेंस पर अगर रखा हुआ है तो उनके बीच में लगने वाले बल के बारे में अध्ययन करके उन्हें बताया था दोस्तों। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप यही समझ लीजिए कि माना जो है, ये देखिए ये कोई आपका यहाँ पर कोई एक ये आवेश रखा है,
एक ये आवेश है, ये दोनों आवेश स्थिर हैं और मान लीजिए इस आवेश का नाम Q1 है, इस आवेश का नाम Q2 है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इस दूरी को ही r माना जाएगा, ठीक है ना। ये दूरी जो कहलाएगी r कहलाई जाएगी। तो इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, कितना फोर्स काम करेगा, इस फोर्स के बारे में ही कूलाम का नियम में बताया गया है। तो उन्होंने बताया क्या था कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कामा, इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल कर लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य या बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के, भाई इनका कुछ मान होगा इन आवेशों के, तो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही बात को कूलाम ने बताया था। क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को कूलाम चाचा ने बहुत साल पहले बताया था। क्या बताया था, सामने लिखा हुआ है। अब दोस्तों मान लिया हमने, क्या माना, ये कोई दो आवेश हैं जिसका नाम दिया गया Q1 Q2 और इनके बीच की जो दूरी दी गई वो R। तो आप थोड़ा सा डेरिवेशन करने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो कि एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो आवेश हैं जो एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, कि बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकते, मीटर में भी हो सकती है। ठीक है ना। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो कि एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, ठीक, रखे गए हैं, स्थित हैं। तो अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो आवेश है ना, इन आवेशों का जो गुणनफल होगा वो बल के बराबर होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है ना। यही तो बताया गया कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बलवा क्या होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा। दोस्तों ये प्रोपोर्शनल है, ये अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है जब इधर वाले का मान बढ़ेगा तो इधर वाले का मान बढ़ेगा। ठीक है ना। फिर से समझिए, बहुत सी स्टूडेंट्स से सस्पेंशन रहता है कि आखिर मान लीजिए F प्रोपोर्शनल
m इंटू ए लिखा हुआ है। तो कहने को मतलब जब द्रव्यमान और त्वरण बढ़ेगा तो 100% फोर्स बढ़ना ही बढ़ना है, या बल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है अनुक्रमानुपाती का, अगर मतलब ना जानते हो तो आज जान लीजिए। ये अनुक्रमानुपाती का तात्पर्य ये होता है कि जब इधर वाले का मान बढ़ेगा तो 100% इधर वाले का भी मान बढ़ना ही बढ़ना है, और इसके अपोजिट होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना। दूसरा बात ये कही, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। क्या बताया गया, जो आवेश है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये है क्या है, इन्वर्स है। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, मतलब जब r का मान, जब दूरी का मान बढ़ेगा तो ये इसका मान क्या होगा, घटेगा। जब भी व्युत्क्रमानुपाती बन जाए, मीन्स बटा में चला जाए, तो समझा करिए जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा, और जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा। ठीक है ना। उम्मीद है दोनों बातें आपको आज से अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब जब ये बढ़ेगा तो 100% ये बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है ना। या जब ये बढ़ेगा तो फिर ये कम होगा, मतलब एक बढ़ता है एक कम होता है। ठीक, अगर ये कम हुआ तो फिर ये बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो अब कूलाम का नियम समझते हैं दोस्तों कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है ना। अब क्या होता है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर तो देखेंगे क्या, जो बल है वो बराबर किसके हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ठीक है दोस्तों, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब जब ये आपका प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती नियतांक या नियतांक जब हटता है तो कोई जो है स्थिरांक आएगा। जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कोई नियतांक आएगा, तो F बराबर क्या हो जाता है, K Q1 Q2/r²। ठीक है ना। यहाँ जो है कूलाम के अनुसार प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद एक नियतांक आया K। ठीक है ना। K क्या है, K आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या K कह सकते हैं आप, नियतांक है। ठीक है ना। तो देखिए K का जो है, K जो होता है, जो नियतांक होता है, ये भिन्न भिन्न क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है। तो दोस्तों जो बताया कूलाम ने, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान बताया गया, वो बताया गया 1/4πε0। ठीक है ना। जो निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान बताया गया वो होता है 1/4πε0। तो हम K की जगह कह भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है, अच्छे से देख लीजिएगा, या F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ के एक नियतांक है आप लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सके हैं पर आप लिख लेना। अगर लिखना हो तो जहाँ के, अगर आपसे कोई पूछ ले तो बताइएगा, जहाँ के एक नियतांक है, यह भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होता है। यहाँ निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान जो बताया गया वो बताया गया K का मान 1/4πε0 होता है। तो हम K की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यही आपका क्या है, कूलाम का नियम। देखिए दोस्तों कितना शानदार, कितना लाजवाब तरीके से बता दिए गए दोस्तों। कुछ डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको एक आसान तरीके से समझना होता है। क्या बताया गया कि सबसे पहले नियम पढ़ना है, आपको नियम पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ से डेरिवेशन चालू हो गया। दो आवेश आपने मान लिए, Q1 Q2 मान लिए, इनके बीच की दूरी आपने r मान ली। तो पहली लाइन में ये बताया गया, जो आवेश हैं उनके आवेश गुणनफल के अनुपात फोर्स होता है, फोर्स मीन्स बल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है फोर्स, यहाँ लिख दिया। फिर समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या किया, दोनों को मिला दिया। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जब ये देखिए प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई एक नियतांक आता है। यहाँ जो नियतांक बताया गया K होता है, K नियतांक है, और K का मान जो बताया गया निर्वात अथवा वायु के लिए 1/4πε0। तो आपका K हट गया, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोस्तों बताना चाहेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, कई बार पूछा गया, तो दोस्तों 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9.0 × 10⁻⁴
9 होता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। हालांकि पेपर में दिया रहता है इसका मान, पेपर के हिसाब से लास्ट में इसका मान मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई पूछ ली एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता ये एप्सिलॉन नॉट कहलाती है। इस नॉट को एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को ही एप्सिलॉन लिखे दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, क्योंकि नॉट को ही 0 कहते हैं और 0 को ही शून्य कहते हैं। तो एप्सिलॉन 0 ये है, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि 0 और नॉट दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। तो और इसका मान भी बताया गया। एप्सिलॉन नॉट अगर मान चाहिए तो लिख लीजिए 8.85 × 10⁻12, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको कूलाम के नियम के साथ ही साथ ये भी जानकारी हो गई कि आखिर एप्सिलॉन नॉट कहते किसे हैं। ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 और एप्सिलॉन नॉट मीन्स 0 मीन्स शून्य होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है टोटल होता है 9.0 × 10⁻9। उम्मीद है दोस्तों अब आपको कूलाम के नियम में कोई रत्ती भर समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो चर्चा करते हैं आखिर एप्सिलॉन नॉट का मान के साथ साथ आपको मात्रक भी मालूम होना चाहिए और एप्सिलॉन नॉट का कई बार बीमा भी पूछा गया है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं आखिर होता क्या है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो साथ साथ अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया एप्सिलॉन नॉट वगैरह क्या सब कुछ पता चल गया हो दोस्तों। हिम्मत मत हारिए दोस्तों, आपका काम है कोशिश करना। कहा भी गया ना दोस्तों, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो और दोस्तों आपने जब मान ही लिया है कि हमको अच्छे अंक लाना ही लाना है तो दोस्तों तैयारी करते रहिए। और कहा भी गया है राहें जहाँ तक जाएंगी रहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएंगी रहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए होता क्या है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। एप्सिलॉन नॉट जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता या वैद्युतशीलता का मात्रक। कई बार दोस्तों एक नंबर में पूछा जा सकता है, ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता दोस्तों जो मात्रक होता है लिख लीजिए, वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दोस्तों जो इसका मान होता है अभी आपको बताया गया है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख भी सकते हैं इसको, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कई बार एप्सिलॉन नॉट की वीमा पूछी गई तो क्या होता है, हमेशा वीमा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो m⁻⁻1 L⁻³ T⁴ A² होता है। ये देखिए बहुत दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपसे निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाए तो सामने ये लिखा हुआ है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका मान पूछा जाए तो ये होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और लास्ट में आपसे एप्सिलॉन नॉट की वीमा पूछी जा सकती है तो m⁻⁻1 L⁻³ T⁴ A² होती है। उम्मीद है दोस्तों आज आपको आवेश का क्वांटीकरण और कूलाम का नियम जो दोनों टॉपिक बताए गए, साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया गया, बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।